वीर सोफे पर बैठा जब रूही को देख रहा था तब रूही डांस करते हुए उसके और पास आ गई थी। इस समय उसका वाइट टॉप ऑलरेडी उसकी बॉडी से उतर गया था और बस उसकी स्लिप ने उसकी अपर बॉडी को ढक कर रखा हुआ था। अपनी कमर को घुमाते हुए रूही वीर के करीब आकर उसकी तरफ झुकती जाती है और वो ऐसा करती है तब उसके हाथ धीरे धीरे अपनी स्लिप के स्ट्रैप को नीचे की तरफ गिराने लगते हैं। उतारो इसे, उतारो इसे। वीर की आंखें इस समय खुली की खुली रह गई थीं। काले रंग के बाल, लाल होंठ और स्नो जैसी सफेद स्किन के साथ रूही को अपने सामने देखकर वीर चाहकर भी अपनी पलक तक नहीं झपका पा रहा था और फिर आओ! जैसे ही रूही की स्लिप का स्ट्रैप उतरने ही वाला था, वीर को ऐसा महसूस होता है जैसे कि किसी ने उसके सर पर पंच मार दिया हो और वीर देखता है कि रूही का एक हाथ अपने स्ट्रैप्स को वापस अपने कंधे पर लाता है और उसका दूसरा हाथ मुट्ठी में बदल जाता है। ठगी इंसान, मैं जानती थी कि तुम इतने अच्छे तो हो ही नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिप्नोटाइज करने की? अगर मैं इस तरह के स्पेल के अंदर आ भी जाऊं तो वो तुम्हारे कमजोर दिमाग के द्वारा तो नहीं ही हो सकता। वीर से इतना कहते समय रूही जितना ज्यादा तेज हो सके उतनी स्क्वीज करती है। ये डेविल आई स्पाइडर एबिलिटी एकदम बेकार है। वीर को इस समय बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन जब वो रूही की तरफ देखता है तो वो इस समय बहुत ही ज्यादा घमंडी नजर आ रही थी। तब वीर और भी ज्यादा रूडली बिहेव करते हुए रूही को सीधा अपनी बाहों में घसीटता है और अगले ही पल रूही और वीर एक साथ होते हैं। जाने दे मुझे ठरके इंसान। रूही की आंखों में इस समय कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। ब्लश करते हुए उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, लेकिन उससे उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझसे झूठ बोलने की? मैं अब तुम्हें रहेजा फैमिली का डिसिप्लिन सिखाता हूं। वीर अब कैसे भी अपना कंट्रोल रोक नहीं पा रहा था और इसीलिए वो रूही के ऊपर लपकता है। नहीं नहीं नहीं, रूही चिल्लाती है, लेकिन फिर चाहे जो भी हो उसके बाद कमरे के अंदर बीतने वाले कुछ घंटे बहुत ही ज्यादा प्यार भरे थे, जो वीर और रूही के बीच बिताए गए प्यार के पलों के गवाह थे। वैसे एक बात बताओ, मेरी तुम्हें हिप्नोटाइज करने की ये कोशिश इस तरह से फेल कैसे हो गई? अपनी सांसें नॉर्मल करने के बाद वीर रूही से पूछता है। जब से मैं छोटी थी तब से मेरी फैमिली ने मुझे इस बात की ट्रेनिंग दी थी कि इस तरह की ट्रिक से किस तरह से बचा जाए। इसके अलावा मैंने क्रिस्टलाइजर से एक क्रिस्टल भी एब्जॉर्ब किया था जो मेरे माइंड को मजबूत बनाता है। इसीलिए हिप्नोटिज्म के ऑर्डिनरी अटेम्प्ट्स मुझ पर बेकार हैं। वीर की बात सुनकर रूही उसे बताती है। अब जब वीर को इस बारे में पता चल गया था तब डेविल आई स्पाइडर के एनर्जी फ्लो का इस्तेमाल करके पृथ्वी ग्रह में किसी तरह का एडवांटेज हासिल करना उसे कहीं से भी काम का नहीं लग रहा था। बड़ी फैमिलीज के बहुत से जाने माने लोगों ने इसी तरह की ही ट्रेनिंग ली होगी, तो ऐसे में इस मेथड का इस्तेमाल करके उनके विल्स को मैनिपुलेट करना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा जितना वीर को पहले उम्मीद थी कि होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर वीर कुछ कर सकता था तो बस कुछ सेकेंड्स के लिए उन्हें कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन उनके माइंड्स का एब्सोल्यूट प्रोलॉन्ग्ड कंट्रोल पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। बस एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारी हिप्नोटाइजिंग स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है। यहां तक कि ओबेरॉय फैमिली जो कि इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, वो भी तुमसे ज्यादा बेहतर नहीं है। रूही वीर के चेहरे पर अचानक से आई हुई निराशा को देखती है और इसीलिए वो उसे कंफर्ट कराने के लिए कुछ शब्द कहती है। ओबेरॉय? कौन सी ओबेरॉय फैमिली? सरप्राइज होता हुआ वीर रूही से पूछता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो और कौन सी ओबेरॉय फैमिली होगी? अरे एक ही तो ओबेरॉय फैमिली है, द्रोणा मार्शल हॉल वाली ओबेरॉय फैमिली। रूही वीर से कहता है। ओबेरॉय फैमिली हिप्नोसिस में माहिर है? मुझे तो लगा था कि वो लोग बस हेवनली गो में ही माहिर हैं। वीर रूही से पूछता है क्योंकि उसके इस खुलासे ने उसे सरप्राइज कर दिया था। वीर को भरोसा था कि ओबेरॉय फैमिली के पास बस केवल पावरफुल फाइटिंग एबिलिटीज ही हैं, धोखा देने या मैनिपुलेट करने की कोई एबिलिटी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि कैसे ओबेरॉय फैमिली इतने सारे स्टूडेंट्स को एनलिस्ट करने में कामयाब हो जाती है जितने वो हर साल करती हैं? तुम्हें लगता है कि वो लोग दूसरों को बस केवल अपनी पावर्स दिखाकर ही कन्विंस कर लेते हैं? उनकी अलग अलग तरह के माइंड ट्रिक्स की रिसर्च करने, उन्हें सीखने, उन्हें अडैप्ट करने और उन्हें इस्तेमाल करने की हिस्ट्री है। इनफैक्ट इस तरह की चीजों में उन्हें पृथ्वी ग्रह पर सबसे बेस्ट कहना गलत नहीं होगा। वैसे भी हेवनली गो उन्हें बिलोंग नहीं करती है और केवल 2 लोग ही इसे जानते हैं। वो स्किल उनकी अपनी नहीं है, रूही वीर को समझाते हुए कहती है। रूही की बात सुनकर वीर को याद आता है कि एक बार बत्रा फैमिली ने उसे हेवनली गो की उनकी ओनरशिप के बारे में उसे बताया था। वो उस सेट का आधा था जिसमें 7 ट्विस्ट भी शामिल था। पता नहीं कैसे पर किसी तरह से ओबेरॉय फैमिली के पास हेवनली गो की पोजीशन आ गई है। अगर समय रहा तो कोशिश करूंगा कि मैं इन सब के बारे में तान्या ओबेरॉय से एक बार बात कर लूं। रूही की बताई गई बातों पर गौर करने के बाद वीर बहुत ही कैजुअली उसे कहता है। हालांकि बात और थी कि जब रूही वीर की यह बात सुनती है तब उसे गुस्सा आ जाता है। तुम्हें उससे मिलना अलाउड नहीं है। गुस्से में वीर के कान पकड़कर रूही उससे कहती है। अरे पर क्यों? रूही की पकड़ की वजह से हो रहे दर्द के बीच में वीर उससे कहता है, कह दिया ना कि बस तुम्हें उससे मिलने की इजाजत नहीं है। अब इसमें क्या, क्यों, कैसे, इन सब की कोई बात नहीं है। अपने होठों को अपने दांतों के बीच दबाते हुए रूही वीर से कहती है। जेलसी में लाल रूही का खूबसूरत चेहरा देखकर वीर से कंट्रोल नहीं होता है और वो तुरंत ही रूही को पलटकर अपने आगोश में ले लेता है और फिर कुछ पलों के बाद एक बार फिर से उस कमरे के अंदर दोनों प्यार भरे पलों में खो जाते हैं। वीर को
वॉर्मिर ग्रह के रिगार्डिंग रूही से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो उसे रिव्यू करना शुरू कर देता है। उसमें डिटेल्स में था कि कौन से स्पिरिट शेल्टर्स किस चीज के लिए जाने जाते हैं और उनके और उन शेल्टर्स में रहने वालों के बारे में क्या क्या जाना जा सकता है। वीर कई बार उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है लेकिन उसे उस स्पिरिट से रिलेटेड ऐसी कोई भी चीज नहीं मिल पाती है जो उस व्हाइट राइनो को अपने साथ लेकर गई थी। वीर के माथे के बीचों बीच अभी भी वो मार्क मौजूद था और इसीलिए वीर को चिंता थी कि कहीं वॉर्मिर ग्रह पर पहुंचने के बाद उसे उसी स्पिरिट के शेल्टर में ही टेलीपोर्ट न कर दिया जाए। वॉर्मिर ग्रह में उन्हें कहां भेजा जाएगा इस बात पर ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं रहता है और न ही उन्हें इस बारे में कुछ पता है कि इस तरह की किस्मत वॉर्मिर ग्रह में मौजूद स्पिरिट्स डिटरमाइन करती हैं या नहीं। वीर के सुपर जीन पॉइंट्स का टोटल इस समय 55 पर पहुंच गया था और वो जानता था कि बहुत ही जल्द वो अपने सुपर जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल पर भी पहुंच जाएगा। अब क्योंकि वो वॉर्मिर ग्रह पहुंचने के काफी ज्यादा करीब है इसीलिए वीर को अभी से आगे के बारे में सोचने और चीजों को फिगर आउट करने की जरूरत थी। अगर मैं वाकई में उस स्पिरिट शेल्टर में पहुंच जाता हूं तो फिर मुझे जैसा करने को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा मुझे वही पालन करना चाहिए। आफ्टर ऑल मेरे पास यही तो एक जिंदगी है। सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद वीर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे एक स्पिरिट के द्वारा दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के बहुत से प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन एक लो लेवल के स्पिरिट के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना पूरी तरह से बेकार है। लेकिन फिर अगर वो एक ऑर्डिनरी शेल्टर या नाइट शेल्टर हुआ तब इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मैं वहां से आजाद होकर निकल सकता हूं, या हो सकता है कि मैं उसे क्लेम भी कर सकता हूं। वीर आगे सोचना जारी रखता है। जिस एरिया में वो इस समय था वहां पर वीर ने किसी भी दूसरे सुपर एलियन के मौजूद होने के बारे में नहीं सुना था और यही वजह थी कि वीर ट्रैवल करने का डिसीजन लेता है। अपनी अगली मंजिल के लिए वीर ने सैंडाओ रिवर को चुना था क्योंकि उसने सुना था कि उस जगह में बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। वहां जाने के लिए उसे अच्छे खासे फॉरेस्ट से होकर गुजरना होगा। वैसे भी मुराग ग्रह में अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया था जो वीर के मतलब का हो और इसीलिए इस समय अगर वीर कुछ करना चाहता था तो वो था जल्द से जल्द अपने सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करके उसकी मैक्सिमम लेवल पर पहुंचना ताकि वो आगे प्रमोट होकर वॉर्मिर ग्रह पर जा सके। सिल्वर फॉक्स को अपने साथ लिए वीर फॉरेस्ट से होता हुआ आगे बढ़ता रहता है जब तक कि वो सैंडाओ रिवर एरिया में पहुंच नहीं जाता। वहां पर वीर को बहुत सी लेक्स और रिवर्स नजर आती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई थीं। वो एक ग्रैंड फ्रेश वाटर जगह थी। वहां पर बहुत से एलियंस मौजूद थे जो सभी अलग अलग ब्रीड्स और स्पीसीज के थे। वीर इस समय एमरल्ड लेक की तरफ बढ़ रहा था जहां पर लोगों का कहना था कि एक डायनासोर जैसा दिखने वाला एलियन घूमता था। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने तो उसे एक बेबी भी कैरी करते हुए देखा था। उस जगह पर पहुंचने के कुछ ही देर के बाद वीर लोगों के ग्रुप को लड़ते हुए देखता है। पहले तो उसे लगा था कि वो हंटर्स का एक ग्रुप है जो उस एरिया के एलियंस को जान से मार रहे हैं, लेकिन करीब से देखने के बाद वो देखता है कि ह्यूमंस का वो ग्रुप इनफैक्ट एक आदमी को जान से मार रहा है। हालांकि वो सब के सब देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे थे, लेकिन जिस आदमी को वो मारने का सोच रहे थे वो और भी ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। जितनी बार भी वो एक स्ट्राइक अनलीश करता था कोई ना कोई घायल हो ही जाता था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि जितने लोगों ने उसे घेरा हुआ था उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। वो लड़ाई काफी समय से होती हुई नजर आ रही थी क्योंकि वो आदमी इस समय बुरी तरह से जख्मी था और खून से लथपथ भी। उसकी हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। जो कोई भी एंजल जीन को चैलेंज करने की हिम्मत भी करेगा उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया जाएगा। उस ग्रुप का लीडर एक बार फिर से अपने आदमियों से उस आदमी को जान से मारने के लिए कहता है। हालांकि ये बात और थी कि जिन फाइटर्स को वो ऑर्डर दे रहा था वो भी इस समय बहुत ज्यादा अच्छी हालत में नजर नहीं आ रहे थे। साथ ही साथ उस लीडर का चेहरा भी इस समय गुस्से में लाल था। एंजल जीन? जैसे ही वीर ये दो शब्द सुनता उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। जब वीर को उस अजीब से दिखने वाले ब्लड हॉर्न शुरा के द्वारा अटैक किया गया था तब उसे इस बात का शक था कि इस अटैक के पीछे एंजल जीन का ही हाथ है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस बात का पता लगाने की कोशिश करने के लिए कि वो कौन है जो उसे मरा हुआ देखना चाहता है, वीर ने भी बहुत छानबीन की थी, लेकिन उसकी सभी लीड्स उसे डेड एंड पर लाकर खड़ा कर देती थीं। और यही वजह थी कि वीर अभी तक इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि उस अटैक के पीछे एंजल जीन का हाथ है या नहीं, और अब चीजें उसे और भी ज्यादा सस्पिशियस नजर आने लगी थीं। एक टाइम के लिए अगर यह मान भी लिया जाए कि उसके ऊपर अटैक्स के पीछे एंजल जीन का हाथ नहीं है, तब भी वीर को एंजल जीन पसंद नहीं थी। वो आदमी इस समय एंजल जीन के गुंडों के द्वारा घिरा हुआ था और उसे देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो इस तरह का ट्रीटमेंट डिजर्व भी करता है। वो कहीं से भी कोई बुरा आदमी नहीं था। ऐसे में एंजल जीन के लोग जो कुछ भी कर रहे थे उसे देखकर वीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वीर कुछ देर तक सोचता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसके बाद वो फाइनली एक डिसीजन ले लेता है। इवेंचुअली वो सिल्वर फॉक्स और होली एंजल को कुछ देर के लिए उस एरिया को छोड़ने के लिए कहता है। उसके बाद वो अपना आर्म बुलाता है जिससे कि वो डॉलर के जैसा लग सके, और फिर वो एंजल जीन के लोगों को अप्रोच करता है। हालांकि वीर एंजल जीन के लोगों से नफरत करता था, लेकिन अपनी आइडेंटिटी और फेमिलियल एसोसिएशन की वजह से वीर उनके साथ किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट का रिस्क नहीं ले सकता था, और यही वजह थी कि इस समय वीर को डॉलर की आइडेंटिटी लेनी पड़ी थी। ये एंजल जीन का मसला है, यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से।
डॉलर को उन्हें अप्रोच करता हुआ देखकर एंजल जीन का एक गुंडा उस पर चिल्लाते हुए कहता है। हालांकि ये बात और थी कि उस आदमी की बात सुनकर वीर यानी डॉलर उससे कुछ कहता नहीं है और अपना एलिफेंट डिस्क पंच अनलीश कर देता है। जब वो उस आदमी को पंच करता है तब वो आदमी उड़ता हुआ अपने ही खून के ढेर में गिर जाता है। डॉलर यानी वीर एक ऐसा इंसान नहीं था जिसे दूसरों को जान से मारना अच्छा लगता था। वो अगर इस समय कुछ चाहता था तो बस इतना कि वो उस आदमी की जान बचा ले और उससे पूछे कि आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया है जो उसे इतना हार्श ट्रीटमेंट मिल रहा है। वीर अच्छे से जानता था कि कोई ना कोई वजह तो जरूर ही होगी और भले ही वो एंजल जीन से नफरत करता है लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो आदमी जो इस समय एंजल जीन के आदमियों के द्वारा घिरा हुआ है वो एक्चुअल में ये ट्रीटमेंट डिजर्व करता हो जो इस समय उसे मिल रहा है। डॉलर वीर को डॉलर के रूप में अप्रोच करता हुआ देखकर किसी को भी उसे पहचानने में देर नहीं लगती। आफ्टर ऑल डॉलर बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो पहला ऐसा इंसान है जिसे मुराद ग्रह में सन ऑफ गॉड का टाइटल हासिल हुआ है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज का सवाल है कि एंजल जीन से लड़ने वाला वो आदमी है कौन। तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को करिए लाइक और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।